अब काइनामेटिक्स पोर्शन की अगर बात करें तो काइनामेटिक्स होता क्या है, पहले तो इसके बारे में अपन को पता रहना चाहिए। ठीक है बेटा, जो नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा उससे आपके सारे के सारी चीज जेई मेंस लेवल तक यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट नोट्स। मतलब अगर आप क्लास के अंदर सारी चीजों को ढंग से परफॉर्म कर रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, तो आप कोई भी नोट्स उठाइए, कहीं से भी बुक्स उठाइए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, किसी भी एग्जाम का उठाइए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें। चलिए, सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज काइनेमेटिक्स। ठीक है, या तो मैं बोलूं कि जब हम फिजिक्स के अंदर मोशन की स्टडी करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक मोशन बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, इधर मैंने लिखा मोशन। whenever we are studying motion, जब भी हम मोशन की स्टडी करेंगे, हम मोशन के अंदर तीन चीजों की बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ काइनेमेटिक्स। ठीक है, इसकी स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स की। फिर अपन राइट हैंड साइड में यहाँ लिख रहा हूँ डायनेमिक्स। ठीक है, और नीचे मैं लिख रहा हूँ स्टैटिक्स। सो kinematics, dynamics and statics, three different things we study in this particular motion topic। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हैं क्या क्या। तो अगर कोई अपन से पूछे कि व्हाट इज काइनेमेटिक्स, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज काइनेमेटिक्स, तो हम क्या जवाब देंगे, हम क्या बोलेंगे कि काइनेमेटिक्स क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करा जाएगा उसे। देखिए, काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ओनली। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ओनली। भाई यहाँ पर हम मोशन की ही स्टडी कर रहे हैं, हम किसी पार्टिकल की वेलोसिटी देख रहे हैं, हम किसी की स्पीड देख रहे हैं, डिस्टेंस देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, एक्सेलरेशन देख रहे हैं। ये सारी चीजों को जब भी देखा जाए तो किसमें कंसिडर किया जाएगा, मोशन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। तो काइनेमेटिक्स के अंदर वी आर बेसिकली स्टडिंग अबाउट द मोशन ओनली। ठीक है, तो सर ये डायनामिक्स और स्टैटिक्स क्या है, तो बेटा डायनामिक्स में भी हम स्टडी ऑफ मोशन ही करते हैं। सर आप बोल रहे हो काइनेमेटिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन है, डायनामिक्स भी स्टडी ऑफ मोशन है, तो यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ये तो बता दो। देखिए, एक बहुत मेजर डिफरेंस है दोनों के। वो मेजर डिफरेंस क्या है, जब हम काइनेमेटिक्स की स्टडी करते हैं तो हम काइनेमेटिक्स ब्रांच के अंदर वी आर नॉट फोकस्ड अबाउट दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, तो मैं एक लाइन लिखता हूं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहां लिख रहा हूं विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। क्या लाइन लिखी, विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ सर, कंसिडरेशन ऑफ कॉज ऑफ मोशन मतलब देखिए, जब गाड़ी चलती है तो कैसे चलती है, उसको इंजन खींचता है आगे। ठीक है, इंजन कुछ ना कुछ उसमें रिएक्शन चल रही है, पेट्रोल जो है बर्न हो रहा है, उसकी वजह से वर्क हो रहा है, और उस वर्क के कारण आपकी जो गाड़ी है वो आगे चलने लगती है। यहीं पे ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एक ट्रेन को देखूं, तो ट्रेन को कौन खींच रहा है, ट्रेन के सबसे आगे क्या लगा हुआ है, इंजन लगा हुआ है, एंड दैट इंजन इज पुलिंग द होल ट्रेन। इसी तरीके से अगर मैं एक साइकिल को देखूं, तो साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, आप जब पेडल लगा रहे हो तो पेडल की वजह से एक मैकेनिज्म रोटेट हो रहा है और फिर साइकिल आगे चल रही है। दैट मीन्स एक मोशन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उस कारण के बारे में हम बात काइनेमेटिक्स में नहीं करते। एक मोशन के पीछे हमेशा कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ ना कुछ कॉज होता है, और वो कॉज जो है उसकी स्टडी हम काइनेमेटिक्स में नहीं करते हैं। तो सर फिर हम उसकी स्टडी किस में करते हैं, तो उसकी स्टडी हम करते हैं डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में लिखूंगा स्टडी ऑफ मोशन बट विद द कंसिडरेशन ऑफ कॉज, with the consideration of cause। ठीक है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कॉज एंड स्टडी ऑफ मोशन विद द कंसिडरेशन ऑफ कॉज, ये दो डिफरेंट हमारे पास यहां से क्या निकल के आए, पार्ट्स निकल के आए मोशन के। तो सर ये स्टैटिक्स क्या है। ठीक है, चलो आपने बोला काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स, तो ये तो समझ में आ गया। तो सर ये स्टैटिक्स क्या है, स्टैटिक्स वाला पार्ट क्या होता है। तो अगर मैं स्टैटिक्स वाले पार्ट की बात करूं, तो व्हाट इज स्टैटिक्स। स्टैटिक्स होता है वो ब्रांच जिसके अंदर बॉडी पे लग रहे नेट फोर्सेस जीरो। ठीक है, नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट आर जीरो। अगर ये सिचुएशन हमें देखने को मिले तो हम बॉडी को क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स में कंसिडर करेंगे।
एंड स्टैटिक्स के अंदर दो चीजें हो सकती हैं, या तो रेस्ट हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। रेस्ट हो सकता है या तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। हालांकि इसकी बात इस चैप्टर में नहीं की जाएगी। हम जो आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। वी विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज डायनामिक्स, वी विल नॉट टॉक अबाउट व्हाट इज स्टैटिक्स। हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, बस एंड बस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, फटाफट बताइए क्या ये तीनों में जो डेफिनेशंस हैं आपको समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट फास्ट। क्या मीनिंग होता है काइनेमेटिक्स का, डायनामिक्स का, स्टैटिक्स का? क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट हैंड रेज करके बताओ। यस एवरीवन। ओके, चलिए, ये तो बात हुई कि काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स क्या होता है। तो अब एक काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन एग्जैक्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को रेफर करने में आसानी हो। तो मैं यहाँ लिखता हूँ काइनेमेटिक्स, इसमें लिखूंगा इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स it is the branch of physics which deals with the study of motion but without considering the cause of motion. तो ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं मोशन की, बट किसके बिना, विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन क्यों हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, टाइम क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, ये सब बात करेंगे। लेकिन क्यों ये मोशन मोशन हुआ, क्यों गाड़ी चल रही है, क्या रीजन है उसके पीछे, उसकी बात नहीं करी जाएगी। इसी को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। अब काइनेमेटिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो डिफाइन करना दैट व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना हमारा नेक्स्ट यहाँ पर काम आएगा। सो व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन? इसके बारे में आपने 9th क्लास में चर्चा जरूर करी होगी। 9th क्लास में जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि सर ये रेस्ट और मोशन क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम, किस तरीके से आप कैसे डिफाइन करोगे, मोशन कब कहेंगे, रेस्ट कब कहेंगे, आपने इन सब चीज के बारे में बात जरूर करी होगी। आपने देखा होगा कि सर मोशन कब होता है, तो मोशन whenever a particle is changing its position, जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई आदमी अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, मोशन का मतलब क्या होगा, पोजीशन चेंजिंग with respect to time, position changing with respect to time is known as motion। लेकिन क्या सिर्फ पोजीशन चेंज बोल पाना, क्या सिर्फ पोजीशन चेंज बोलने से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं क्या? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप एक ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन सडनली चलने लगती है, आप तो खिड़की से बाहर देख रहे हो, ट्रेन सडनली प्लेटफॉर्म से चलने लगी, आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन नहीं चल रही, प्लेटफॉर्म जो है वो पीछे जा रहा है। और ऐसा कब तक लगता है? जब तक वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के बाहर नहीं निकल जाती। ठीक है, आपको ट्रेन में बैठे हुए ऐसा लगता है कि सर हम तो रेस्ट में हैं, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है वो तो पीछे जा रहा है। ऐसा कब तक लगता है? जब तक वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को छोड़ के बाहर नहीं निकल जाती, स्टेशन से बाहर नहीं निकल जाती, तब आपको लगता है हाँ हम चल रहे हैं। तो बेसिकली मोशन डिपेंड किस पे किया कि यार कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे मान लो ट्रेन चल रही है, एक गाड़ी चल रही है, उसके अंदर आप बैठे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस आर एट रेस्ट, आप तो रेस्ट लो, आप तो अपनी चेयर पे बैठे हो। लेकिन अगर वही ट्रेन को मैं रोड साइड खड़े हुए ऑब्जर्व करूं,
ठीक है, उसी ट्रेन को अगर रोड साइड खड़े हुए कोई ऑब्जर्व करे, जैसे आप इस गाड़ी के अंदर बैठे थे लेकिन एक गाड़ी आगे चल रही है, और मान लो रोड साइड खड़े हुए मैं आपको देखूं तो मुझे तो ऐसा लगेगा आप भी आगे जा रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू यू आर एट रेस्ट। आप लोगों के हिसाब से आप लोग किस पे रेस्ट। ठीक है, इसका मतलब है कि रेस्ट होगा या मोशन होगा डिपेंड किस पे करता है, रेस्ट होगा या मोशन होगा डिपेंड करता है कि कौन उसे देख रहा है, कौन उसे होता हुआ देख रहा है, उस पे डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन में है। दैट मींस whatever we have defined up to this point is dependent on which quantity is dependent on observation point। बुक्स में इसे रेफरेंस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो भी चीज है किस पे डिपेंड कर रही है, रेस्ट होगा कि मोशन होगा, किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, कौन उसे देख रहा है। ठीक है, अगर आप अपने हिसाब से ट्रेन के अंदर बैठे हुए खुद को देखोगे तो ऐसा लगेगा रेस्ट में हूं, लेकिन अगर कोई बाहर से आपको देखे तो उसको लगेगा आप तो चल के चले गए। ठीक है, तो दो अलग अलग लोगों के हिसाब से दो अलग अलग चीजें हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपने घर के अंदर बैठे हो, टेबल चेयर पे कुछ लोग लेट के पढ़ाई कर रहे होंगे, कुछ लोग तो खोल के एकदम रख दिए होंगे फोन को साइड में। ठीक है, तो जो अभी घर के अंदर आप लोग बैठे हो अकॉर्डिंग टू यू गाइस यू आर एट रेस्ट। लेकिन अगर मान लो कोई एक आदमी मार्स पे चला जाए या मून पे चला जाए और मून से एक बहुत लार्ज टेलीस्कोप से आपको देखने की कोशिश करे, ठीक है, तो उसे क्या लगेगा, उसे लगेगा कि ये अर्थ और यहाँ पर आप हो, और क्योंकि जो अर्थ है ये अपने एक्सिस के अबाउट क्या करती है, स्पिन करती है, सो उसे लगेगा कि आप भी इस एक्सिस के अबाउट क्या कर रहे हो, स्पिन कर रहे हो। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू यू यू आर एट रेस्ट, लेकिन जो आदमी मून पे है उसके हिसाब से आप रोटेशनल मोशन में हो। सो यू कैन सी दैट रेस्ट एंड मोशन, इसको डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना पड़ता है दैट व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। Without the observation point, we cannot say that an object is at rest or is at motion. हम विदाउट ऑब्जर्वेशन पॉइंट नहीं बता सकते कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, एक और बात यहां पर मैं करता हूं, ठीक है, एक और बात यहां पर मैं करता हूं और फिर मैं आपसे पूछूंगा कोई डाउट हो। इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव, इसी चीज को बोलते हैं रिलेटिव। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, एक चीज के रिस्पेक्ट में दूसरी चीज, एक के हिसाब से दूसरा। अब बोलते हो ना मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बीकानेर एंड जयपुर, आप बोलोगे सर मेरे हिसाब से डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। आपके हिसाब से डिस्टेंस 300 किलोमीटर क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 300 है, हो सकता है किसी और आदमी के हिसाब से हो सकता है 350, हो सकता है एक्चुअल डिस्टेंस कुछ और ही हो। ठीक है, हुआ क्या, हर आदमी के हिसाब से जो उसका पर्सपेक्शन होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उस पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर किसी चीज को देखा जा रहा है तो उस चीज को बोला जा रहा है रिलेटिव। तो मोशन होगा या रेस्ट होगा दैट इज ए रिलेटिव थिंग, नॉट एन एब्सोल्यूट थिंग। ठीक है, एक आदमी हमेशा मोशन में ही है, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? नहीं, किसी के हिसाब से वो मोशन में हो सकता है और किसी के हिसाब से वो रेस्ट में हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है, डिपेंडिंग अपॉन उसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या है। जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कोई आदमी मोशन में है कि रेस्ट पे है। दैट मीन्स मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ, फाइनल लाइन, दैट मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज। मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज, वो एब्सोल्यूट नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट संसार में हमेशा मोशन में हो ही नहीं सकता, एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से वो मोशन में होगा, दूसरे के हिसाब से हो सकता है रेस्ट पे। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट संसार में हमेशा रेस्ट पे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमारे हिसाब से हो सकता है रेस्ट पे हो, किसी और के हिसाब से हो सकता है मोशन में। ठीक है, तो रेस्ट और मोशन के बारे में आपको पता रहना चाहिए। अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है दैट मींस रेस्ट मोशन है, और अगर पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही दैट मींस रेस्ट।
सो बताइए क्या यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं? हैंड रेज करके बताओ। बेटा इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, आगे यूज आएगा। फिर आप बोलोगे कि सर हमें याद नहीं है डिफरेंशिएशन, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद नहीं है, तो चैप्टर में दिक्कत आएगी। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, पहले से पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने डिफाइन किया कि भी रेस्ट और मोशन क्या होता है। अब मैं बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें। सबसे पहले मैं एक मोशन लिखना चाहूंगा जिसको बोलेंगे अपन रेक्टिलिनियर मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? कोई बता सकता है? एनीबॉडी इन द क्लास हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिलिनियर मोशन? ये आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जैसे अपेक्षा The motion in a straight line is called rectilinear motion. बिल्कुल सही बात है। इफ अ पार्टिकल इज फॉलोइंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग ए स्ट्रेट लाइन व्हाइल मूविंग, there was an object which was moving and it is following a straight line, its path is just like a straight line, so that type of motion is known as rectilinear motion। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम आगे जाके नाम देते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं विच इज वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? वन डायमेंशनल मोशन। दूसरा आता है मेरे पास नंबर सेकंड विच इज टू डायमेंशनल मोशन। या फिर बोलूं मोशन इन अ प्लेन। ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और ये आपका चैप्टर नंबर 4, ऐसा मानिए। ठीक है, मोशन इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब क्या होता है पहले तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये है मेरे पास 3 डायमेंशन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इन 3 एक्सिस में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लेन बन रहे होंगे, तो ये लो मैंने यहाँ पर प्लेन बना दिए ऐसे, लाइक दिस। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस प्लेन पे, जैसे मान लो ये प्लेन था, एक सरफेस था, ठीक है, प्लेन इज नथिंग बट ए सरफेस, और इस पे एक कार है, ये मैंने कार शो की, एंड कार कुछ इस तरीके से मूव करते हुए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचती है। तो आप देख पा रहे हो दैट इसकी पोजीशन, इसकी पोजीशन आपको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिफरेंट एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। कैसे? क्योंकि इसका कुछ ना कुछ z कोऑर्डिनेट भी है, कुछ ना कुछ x कोऑर्डिनेट भी है। ठीक है, सिमिलरली इसका फाइनली कुछ z कोऑर्डिनेट भी होगा, x कोऑर्डिनेट भी होगा। आप ये ध्यान से देखिए कि जैसे जैसे ये मूव कर रहा है तो इट इज ट्रैवलिंग सम डिस्टेंसेस इन z एक्सिस आल्सो एंड इट इज ट्रैवलिंग सम डिस्टेंसेस इन x एक्सिस आल्सो। सो वी विल रिप्रेजेंट दैट द पोजीशन is represented with the help of 2 different axes। भाई 2 अलग अलग एक्सिस की मदद से अगर पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो इस टाइप के मोशन को क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल मोशन कहेंगे, जैसे मोशन ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे।
एक हाईवे पे गाड़ी जैसे चलती है, एक प्लेन सरफेस पे गाड़ी जैसे चलती है, उसको क्या बोलेंगे? मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। ऐसी 3 डायमेंशनल मोशन भी आ जाता है जो कि थ्रू आउट वॉल्यूम मोशन हो रहा होता है, जैसे कि आइए उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं नंबर 3, थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे मोशन ऑफ ए हाउस फ्लाई, जैसे मोशन ऑफ ए हाउस फ्लाई। ठीक है, मोशन ऑफ अ हाउस फ्लाई कैसे होगा? जैसे मान लो एक रूम है, इस रूम में ये मक्खी आ गई, फिर ऐसे सामने आ गई, फिर ऐसे ऊपर आ गई, फिर ऐसे नीचे चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई। दैट मींस इट कैन मूव थ्रू आउट द वॉल्यूम। Position is represented by 3 different axes. So that type of motion is known as 3-dimensional motion. So यहाँ पर लिख देते हैं position is represented by 3 different axes. Then the motion is known as 3-dimensional motion. Then the motion is known as 3-dimensional motion. सिंपल सीधी सी बात। जैसे एग्जांपल, मोशन ऑफ ए हाउस फ्लाई, मोशन ऑफ ए हाउस फ्लाई, सिंपल सीधी सी बात। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। लेकिन क्या सर इतने ही तरीके के मोशन होते हैं? मैं बोलूंगा नहीं बेटा, क्लास में पढ़ने आते हो, ठीक है? तो द इजीएस्ट वे टू अचीव सक्सेस इन लाइफ इज बाय एजुकेशन और बाय स्टडिंग। जितना आप पढ़ाई करोगे उतना आप सक्सेस की तरफ पास पहुंचते जाओगे। आप सभी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, ठीक है? उस 3 इडियट्स मूवी के अंदर आपने ये देखा होगा कि अपने पैशन को फॉलो करो, सही है? पैशन को फॉलो करो, लेकिन वो मूवी है। रियल लाइफ में अगर अपने पैशन को अपन फॉलो करने लगे, जैसे मान लो किसी का पैशन है एस्ट्रोनॉट बनना है मुझे, ठीक है? अब एस्ट्रोनॉट बनते कैसे? एस्ट्रोनॉट तो टोटल 10 होते हैं पूरी दुनिया में। तो रियलिटी भी तो देखी जाती है, प्रैक्टिकलिटी भी तो देखी जाती है किसी चीज की, ठीक है? कुछ चीजें सिर्फ मूवीज में अच्छी होती हैं, मूवीज में देख के हमें ऐसा लगता है कि वी कैन डू दैट इन रियल लाइफ आल्सो, लेकिन रियलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मूवीज, ठीक है? ये मूवीज की लाइफ को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करिए, अपनी रियल लाइफ बहुत डिफरेंट है, ठीक है? चलिए, so the next type of motion which I want to discuss is circular motion. देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है जब भी एक पार्टिकल अपने पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे चलने लगे। जैसे आपके जैसे घर के पास कोई पार्क हो, ठीक है, या कोई भी एक सर्कुलर ट्रैक हो, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उस सर्कुलर ट्रैक पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में अगर ऐसे मूव करने लग जाए, so that type of motion will be known as circular motion, ठीक है? एक और मोशन आता है मेरे पास which is known as oscillatory motion, which is known as oscillatory motion. What do you mean by oscillatory motion? जैसे पेंडुलम, जैसे पेंडुलम। सो ये पेंडुलम है, यू कैन सी दिस पेंडुलम बॉब। अगर मैं इसको अपनी पोजीशन से डिविएट करूं, सो इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। ये अपनी पोजीशन से क्या करने लग जाता है? ऑसिलेट करने लग जाता है, ठीक है? तो ये चीज का ध्यान रखिए, पेंडुलम बॉब ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन के अलावा। सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है? सो इतने डिफरेंट टाइप के मोशंस हैं जो कि हमें एज ऑफ 11th क्लास पढ़ने हैं। उसमें से सबसे पहला मोशन जो हम शुरू करने जाएंगे कल की क्लास से, वो रहेगा मोशन इन ए 1 डायमेंशन या रेक्टिलिनियर मोशन। उसको हम कल की क्लास से शुरू करेंगे। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास रखी है, जिसके अंदर अपन ये समझ पाए कि यार कौन कौन से टाइप के मोशन होते हैं, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और स्टैटिक्स क्या होता है,
हम इनके बारे में बेसिक जानना चाहते थे, हमने वो चीज जानी। अब किसी को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो हैंड रेज कर दीजिए। आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे।